नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में पीएम आवास योजना के सबसे बड़े लाभार्थी मुसलमान हैं। करीब 19% आबादी होने के बावजूद पीएम आवास योजना में सबसे बड़ी 35% हिस्सेदारी मुसलमानों की है। सीएम ने यह बयान तब दिया जब विपक्ष और एक तबका आरोप लगा रहा है कि यूपी में मुस्लिमों का दबदबा है और उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो दबे हुए हैं। और विपक्ष के इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम गोरखपुर के चक्सा हुसैन मोहल्ले में गई, जहां 90% मुस्लिम आबादी है। और इस वार्ड के मुसलमानों का कहना है कि पिछले 5 सालों में योगी सरकार में जो सुविधाएं उन्हें मिली हैं, उतनी सुविधाएं उन्हें किसी भी सरकार ने नहीं दी हैं। सोशल इंजीनियरिंग से निकलेगा 24 का हल, इस पर चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। दो 2024 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी का पूरा जोर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ उठाने वाले वोटर्स पर है, जिनको वोट बैंक बनाने की योजना पार्टी की है। पार्टी मानती है कि यूपी में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में लाभ पाने वालों में 35% हिस्सेदारी मुसलमानों की है, जबकि प्रदेश में उनकी आबादी 18 से 20% के बीच ही है। इसका मतलब सबसे अधिक योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, वो भी इसी योगी सरकार में। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम आबादी 19 से 20% होगी और उस योजना में लाभार्थियों की संख्या 35% थी। मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या 35% थी। सरकार ने भेदभाव तो नहीं किया किसी के साथ, लेकिन उन पीड़ितों को के साथ संवाद बनाना और फिर उसको सोशल मीडिया के माध्यम से कि वह भी असलियत सामने आनी चाहिए। जो लोग वैश्विक मंच पर भारत को बदनाम करते हैं, भारत के अंदर ह्यूमन राइट की बात करते हैं, उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि नहीं, यहां पर बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया जाता है और यहां पर तुष्टीकरण नहीं होता है। यहां पर तो हर नागरिक के सशक्तिकरण के लिए कार्य होता है और सशक्तिकरण का यह अभियान भारत का अभियान है। सीएम योगी का बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मुसलमान भी मानते हैं कि पिछले 5 साल में जितनी सुविधाएं उन्हें मिली हैं, उतनी किसी भी सरकार में नहीं मिली। मिल रहा है। क्या आपको मिला? हमको मकान मिला, हाँ, हमको राशन मिल रहा है, सरकार बढ़िया है। योगी जी दे रहे हैं सबको। अब विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा है, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नहीं तो हम लोग को तो मिल रहा है। हाँ। ये आवास कब मिला? भाई वित्तीय वर्ष 2019-2020 में इनको ये आवास मिला है। 3 साल लगे। योगी जी आए हैं, तब से हम लोग को मकान भी हो गया, राशन भी मिल गया। एक राज्य में कुछ नहीं मिलता था, हम लोग को कुछ योजना नहीं मिला। मुसलमान मानते हैं कि अब तक उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा गया। उन्हें सुविधाएं देने में पिछली सरकारें काफी पीछे रहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में उन्हें प्रधानमंत्री आवास, बिजली, फ्री राशन सहित सारी सुविधाएं आराम से मिल रही हैं। योगी भी मानते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ये सारी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, जिससे पता चले कि बीजेपी पर विपक्ष गलत आरोप बढ़ रहा है। आरोप भले ही विपक्ष कुछ भी लगाए, लेकिन गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जिसके वो हकदार हैं। विपक्ष का काम ही आरोप लगाना, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में बिना किसी जात को देखे, बिना किसी धर्म को देखे, योजनाओं का लाभ सबको बराबर पहुंच रहा है। और यही कारण है कि इस मोहल्ले की जो 90% आबादी मुसलमानों की है, वो इस सरकार के कार्यकाल से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, स्टेट गोरखपुर। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा दीपक बिग समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सूफी कौसर हसन मजीदी राष्ट्रीय अध्यक्ष है सूफी खानका एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा ओपी सिंह जी। सवाल यही है कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी सरकार में जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम हैं, वो दबे हुए हैं और उनको डराया जा रहा है, सताया जा रहा है। हालांकि जमीनी हकीकत हमने जानने की कोशिश की, जैसा कि आपने रिपोर्ट में अभी देखा भी है। आप क्या कहेंगे? शुभम जी, 2014 में जब पहली बार हमारी लोकसभा में हमारी विजय और केंद्र में सरकार बनी और उसके बाद जो सिलसिला चला
उसमें हमारी जो संकल्प पत्र था उसमें यही दर्शाता है कि सबका साथ सबका विकास। हम पूरे भारतवर्ष के विकास की बात करते हैं, न केवल प्रदेश की और न केवल किसी जिले की, पूरे भारत के विकास। हम जहां राष्ट्र के सशक्तिकरण, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वही विपक्ष 1947 से तुष्टीकरण की राजनीति करता चला आ रहा है, आज भी कर रहा है। देखिए, ये आरोप नहीं है शुभम जी, मेरा तो ये मानना है कि विपक्षी दलीय अपनी तुष्टीकरण राजनीति के तहत वोट के लेने के लिए हमारे मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम किया। इन्होंने आरोप नहीं लगाया, सीधे सीधे इन्होंने भड़काया। जबकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाएं हो, प्रदेश सरकार की योजनाएं हो। 2014 से और 2017 से सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो उन्होंने नारा दिया, उसमें आप देखिए ना केंद्र प्रदेश की योजनाओं में कहीं किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप आज तक पूरे प्रदेश और देश में दिखाई पड़ा। उन्होंने सही कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों की आबादी 19 से 20% है, लेकिन सुविधाओं को, योजनाओं का लाभ जिसके वो पात्र हैं, 30 से 35% पा रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल क्या करता है, एमवाई का नारा चुनाव में लगाएगा, एम दलित का नारा लगाएगा, एम पिछड़ों का नारा लगाएगा, ये नारा लगाते हैं, लेकिन होता क्या है? आप देखिए ना, रामपुर में 51% हमारे मुस्लिम भाई हैं, 4 सीट जो हमने जीती है 55% मुसलमान है, योजनाओं का लाभ उनको मिला, वो हमारे साथ है, तो उस पर भी विपक्ष को ठीक है, ऑब्जेक्शन। ठीक है। हाँ, लेकिन आपने कुछ परिणामों की भले आप चर्चा कर ले, लेकिन आखिर फिर क्या ऐसी वजह रहती है कि अल्पसंख्यक समाज पूरी तरीके से आपके साथ मतदाता के तौर पर नहीं रहता? मैं इस पर आपका जवाब जानूंगा। वापस हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से दीपक जी हैं। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा। लाभार्थियों में 35% मुस्लिम है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है, और सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। देखिए, एक बात है, मुख्यमंत्री जो बात कर रहे हैं, ये भी तो एक तरह से तुष्टीकरण ही कह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि हम बात करते हैं हिंदू की, हम बात कर रहे हैं सिख समाज की, हम बात कर रहे हैं बौद्ध की, हम कर रहे हैं जैन की, हम कर रहे हैं मुस्लिम की। ये डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, ये पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं, अशरफ मुसलमान को भूल रहे हैं। अरे जब आप बात करो सारे मुस्लिम समाज की बात करो। अभी ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने 35% दे दिया, 19% की आबादी है, तो 16% किसका काटा? किसको कम दिया इन्होंने? दलित समाज को कम दिया या पिछड़े वर्ग को कम दिया? ये देखे ना, ये जो लोग हैं झूठे लोग हैं। अभी कोई बात होगी, यही बात अगर कांग्रेस कह देती, यही बात समाजवादी पार्टी कह देती, यही पूरा विपक्ष कह देता, तो ये लोग क्या करते? अरे भाई देखिए, ये मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। और ये जो देश का मुख्यमंत्री है, जो ओपनली 62-63 अपराधियों की लिस्ट आई है, उसके अंदर एक बीजेपी वाले व्यक्ति का नाम नहीं डाला। देश में महिला पहलवान वहां बैठी हैं, आज गंगा के अंदर वो अपने मेडल डालने जा रही हैं, उस पर इनका ध्यान नहीं जा रहा। ऐसे जानबूझ के कंट्रोवर्शियल मुद्दों को इसलिए ला रहे हैं कि जो कर्नाटक की हार और हिमाचल की हार की जो इनको खींच मिटानी है, और 2024 की जो तैयारी कर रही है, नफरत के बीज बो के, ये कहते हैं ना बबूल का पेड़ बोया तो आम कहां से आएगा, ये उस पे लग रहे हैं। मैं आपको फिर वही ये कह रहा हूं कि हम सबकी बात करते हैं। ये जब बात करेंगे केवल एक की बात करेंगे, कभी ब्राह्मण की बात करेंगे, कभी अगड़ों की बात करेंगे, कभी लेकिन ये आरोप तो आपके ऊपर भी दीपक जी लगता है कि सिर्फ आप एक जात विशेष और एक धर्म विशेष की बात करते आए हैं और इसी वजह से जनता आपको चुनती नहीं है। किसने कहा? एक भी बयान, इनका तो बयान आ गया, आज रिकॉर्ड में बयान है, आपके टीवी पे चल रहा है कि भाई ये 19% की जगह उनको 35% सुविधाएं दे रहे हैं। इनके बड़े नेता इंद्रेश जी, मोदी जी पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। हमने कब कहा? अगर हमने बात करी है तो हिंदू समाज की बात करी, हमने बात करी मुस्लिम समाज की, सिख समाज की, बौद्ध की, जैन की, हमने पूरे देश के नागरिकों की बात करी है। ये हमेशा जब करेंगे ढूंढ के बात करेंगे। आप देखो, ये जब भी बात करेंगे ढूंढ के बात करेंगे, एक व्यक्ति की बात करेंगे, एक जाति की बात करेंगे, एक समाज की बात करेंगे। हमारा एक ऑन रिकॉर्ड बयान दिखा दें। ये तो अब सोशल मीडिया के ऊपर जो इनके जो झूठी जमात बैठी हुई है, वो ऐसी चीजें निकाल देती है। किसी ने कुछ कहा ही नहीं, उसको नहीं, अपना अगर ऐसा झूठा खुद कह रहा है, योगी ये कह रहा है, पता है देश का एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री दीपक जी, अगर हमने झूठ बोल रहे हैं 35% सुविधाएं दे दी, तो फिर हम 19% दे दी, ठीक है 16% सुविधाएं फिर रिपीट कैसे हो जाती है सरकार उत्तर प्रदेश में? दलित समाज का काटा, पिछड़ा का काटा, किसका काटा बताइए? उत्तर प्रदेश में फिर कैसे रिपीट हो जाती है सरकार अगर ये झूठ बोल रहे हैं?
देखिए रिपीट तो देखिए पहली बार हुआ है ये। देश को आजाद हुए 1947 हो गए। देखिए आप इतने बड़े चैनल के एंकर हैं और आप देखिए बिल्कुल सही 1947 से देश आजाद हुए आज कितने हो गए 53 और 23 आपके 76 साल हो गए। 76 साल में इनकी पहली बार सरकार रिपीट हुई है। आप बताइए गलत कह रहा हूं तो मैं बताए। ठीक है, उसके अलावा कभी इनकी कोई सरकार रिपीट हुई तो उससे पहले तो जो इनकी सरकार आई थी वो लंगड़ी सरकार आई है। चलिए वो बैसाखियों पे मैं वापस गठबंधन के साथ थी। ठीक है, आप बने रहे। सूफी कौसर हसन वजीरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जो ये दावा किया जाता है, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो योजनाएं हैं उसका लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है और सरकार उनके साथ खड़ी है, वहीं विपक्ष कहता है कि ये सब दावे खोखले हैं, झूठे हैं। आप क्या कहेंगे? एक अल्पसंख्यक के तौर पर भी, आप उस समाज से आते हैं, उस पर भी मैं चाहूंगा कि आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका। और मैं ये चाहूंगा कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक आम नागरिक की बात को पूरी गंभीरता के साथ सुनेंगे बिना रोक टोक। इसमें कोई दो राय नहीं कि 1947 से लेकर के पिछली कई सालों तक ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती थी, लेकिन उस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में भी मुस्लिम समाज का कोई भला नहीं होता था। सिर्फ चंद धार्मिक ठेकेदार, चंद धार्मिक समूहों का और फतवावादी मुल्लाओं का ही ये अपीजमेंट किया जाता था। आज वास्तव में इस सरकार के द्वारा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सत्य है कि इस सरकार ने बगैर किसी धर्म, जाति, पंथ का विभेद किए हुए सभी को योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। चाहे कोरोना काल में मतलब जो है राहत सामग्री का हो, या राशनिंग प्रणाली हो, या पीएम आवास योजना हो, इसमें मतलब जो है सभी समाज के लोगों को लाभ मिला है। मैं परसेंटेज में नहीं जाना चाहता हूँ, ना मुझे परसेंटेज की इतनी नॉलेज है, लेकिन इसमें मुस्लिम समाज का नहीं, आप अपनी बात रखने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। समाज की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात दीपक जी बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। आप आपके पास आऊंगा तब जवाब दीजिएगा, बोलिए। आपका क्यों बौखलाहट हो रही है? वो बेचारे जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए ना, आपको क्या बौखलाहट हो? कौसर साहब बोलिए, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। तो मुस्लिम समाज को इसमें बिल्कुल बराबर जो है ये लाभ मिला है। और ये संदेश जो है विदेशों में जो भारत को लोग बदनाम करते हैं, उन लोगों तक भी इस बात को पहुंचाना चाहिए कि भारत में जिस प्रकार से पेश किया जा रहा है कि मुसलमानों को ऊपर अत्याचार हो रहा है, कतई ऐसा कोई मामला नहीं है। कुछ घटनाओं से इनको जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कट्टरपंथी शक्तियों का अपीजमेंट 1947 से अब तक हो रहा था, लगातार इस सरकार में भी उन कट्टरपंथी शक्तियों का अपीजमेंट किया जा रहा है। जो शक्तियां जो फतवेवादी शक्तियां हैं, जो कट्टरपंथ को फैलाती हैं, उनका अपीजमेंट किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करता है। राष्ट्रवाद की बात जो भी मुस्लिम करते हैं, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया था कि चलो बरेली चलकर गाएं जनगण मन अधिनायक है, तो पुलिस के लोगों ने कट्टरपंथियों की शय पर हम लोगों को वहां जाने नहीं दिया। लगातार इन कट्टरपंथी शक्तियों के द्वारा राष्ट्रवादी मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है। लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि स्थानीय पुलिस के लोग उल्टा राष्ट्रवादी मुसलमानों का ही दमन कर रहे हैं और इन कट्टरपंथियों का अपीजमेंट किया जा रहा है। मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि आपकी योजनाओं का लाभ तो मुसलमानों को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से कट्टरपंथी शक्तियों का अपीजमेंट पूर्व की सरकारें कर रही थी, उनका अपीजमेंट आज भी लगातार जारी। नहीं, लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी की मैं बात करना चाहूंगा, चूंकि प्रवक्ता उनके भी बीच में आपको टोक रहे थे, क्या वाकई आपको लगता है कि मुस्लिम जो है, जो मतदाता है, मैं आता हूं दीपक जी आपके पास, वो सिर्फ वोट बैंक के तौर पर यूज किया जाता है और इधर उधर शिफ्ट होता रहता है बीजेपी से डरा कर? ये बात तो सत्य है कि 1947 से आज तक मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। मुसलमानों की अपनी कोई राय नहीं ली जाती है, उनके ऊपर फतवा ला करके बोलिए दीपक, फलाना बोलिए दीपक जी, बोलिए किया जाता है। देखिए मैं बताऊं, अभी ये कह रहे हैं कि हमने जो पीएम आवास योजना में उनको 35% दे दिया। इनकी कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? 19% अगर आबादी बता रहे हैं मुसलमानों की, तो 15% ही दे दें कैबिनेट में। कितने हैं बताइए आप? और बताइए, आजम खान जिस केस में उनकी विधानसभा की सदस्यता इन्होंने कैंसिल करी है, उस केस में वो जीत गए, कोर्ट ने उनको बरी किया अभी, तो क्या ये बहाल करेंगे? देखिए ये जो कह रहे हैं हाथी के दांत खाने के और हाथी के दांत दिखाने के, और
तो कौसर हसन मजीदी झूठ बोल रहे हैं, डिवाइड आप एंड कहना रूल, चाहेंगे? जिसे अंग्रेजों ने इस देश को डिवाइड एंड रूल करके 200 साल राज किया, ये पूरे देश को, जाति को, समाज को, धर्म को डिवाइड एंड रूल में बांट रहे हैं। ओपी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। और ओपी सिंह इनके पास कोई इनका एजेंडा नहीं है, एकमात्र एजेंडा इनका यही है। ये पूरा देश देख चुका है कि किस प्रकार से 1947 के बाद केंद्र में जिनकी सरकारें रही और उत्तर प्रदेश में जिनकी 4 बार और 3 बार सरकारें रही, ये मुसलमानों को मुस्लिम वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, इनका कभी विकास नहीं किया। आज जब हम दावा कर रहे हैं कि हम अपनी योजनाओं का दे रहे हैं, ये दीपक जी की गणित थोड़ी कमजोर है समाजवादी पार्टी के, कह रहे हैं कि 19% आबादी है तो 35% लाभ क्यों पा रहे हैं? अरे भैया, आबादी दूसरी चीज होती है, योजनाओं का प्रतिशत में लाभ दूसरी चीज होती है। 10% आबादी जिसकी है, अगर वो गरीब है, कैबिनेट में भी दे दो ओपी सिंह जी, अरे कैबिनेट में भी देना, 19% कैबिनेट में भी मंत्री बनाए, हम मानेंगे आपको। हाँ बिल्कुल, तो इनकी गणित का जो दूसरी ये है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सारी विपक्षी पार्टियां इस देश के अंदर बेनकाब हो चुकी हैं। आप देखिए ना, जब 2022 विधानसभा शुभम जी पूरी तरह से हारे, उसके बाद उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में होती है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिना शर्म के बोलते हैं कि अरे आप बात चला रहे हैं, कर्नाटक आ रहे हैं, लोकतंत्र में हार जीत तो लगी रहती है। 20 हजार, अरे सुनिए, आपको कुछ पता नहीं, 20 हजार यादव और मुसलमानों को कटवा दिया। क्या इस प्रदेश और देश में मुसलमान यादव रहते हैं? क्या आपने ये शो करना चाहते हैं? अब जवाब दीजिए दीपक जी, मुसलमान अब जवाब दीजिए। नारा दिया है। दूसरी चीज, आप तुष्टीकरण की राजनीति में किस हद तक जा सकते हैं? आप अपराधी को जांच बताते हैं, इनका डिवाइड एंड रूल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओपी सिंह साहब रुक जाइए, बोलने दीजिए। ओपी सिंह साहब रुकिए, बोलने दीजिए, फिर उसके बाद अब इनको बोलने दीजिए, फिर जवाब दीजिए। बांट रहे हैं। 184 मुठभेड़ में जो है मारे गए। ओपी सिंह जी, अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये डिबेट ओपी सिंह साहब बात रखनी है। ये इंटॉलरेंट लोग हैं, मैं यही कह रहा हूँ। इनकी सरकार आ गई है, किसी को बोलने नहीं देंगे, कोई बोलेगा उसे बंद करा देंगे, बोलिए दीपक जी, बोलिए। बुलडोजर चला देंगे। नहीं, आप अपनी बात, ये इनका काम है, पुलिस कस्टडी में मरवा देंगे। बिल्कुल बुलडोजर चल रहा है, चलेगा। ये इंटॉलरेंट लोग हैं। ओपी सिंह साहब रुक जाइए, उनको अपनी बात डाल देंगे, बुलडोजर चला देंगे, पुलिस कस्टडी में डाल देंगे, पुलिस कस्टडी में मरवा देंगे। और मैं आपको बताऊं, आपके पार्टी के हमेशा आपके पार्टी अभी देखो इन्होंने पीछे कहा 56 आए, 46 आए, 56 यादव भर्ती हो गए। अरे यार क्या, अभी लिस्ट जारी हुई, उसमें पता लगा खाली 5 यादव। ये ऐसे ऐसे झूठ चलाते हैं, मुसलमानों में डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को देखिए, उन्होंने पहले डिवाइड किया, पसबंदा और आश्रम के रूप में डिवाइड किया। इनके मंत्रिमंडल में, चाहे आप केंद्र में देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लें, अल्पसंख्यक के कितने लोग हैं आप चेक करें। उनकी आबादी के हिसाब से देश के अंदर जो पिछली जनगणना हुई थी, 80% हिंदू है और 20% कुछ जो है वो अल्पसंख्यक है। आप देख लें, अगर इन्होंने 20% का दिया हो, ना उसके अंदर दिया है इन्होंने केंद्र में, ना इन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया है। बिल्कुल तानाशाही के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। समस्ते केंद्रों में ये हाल है। अभी लोनी में आप देखिए, कल वो अल्पसंख्यक समाज का अपनी बेटी को दिखाने का 1:30 बजे, और उसको डॉक्टर कोई था नहीं। दीपक जी ठीक है, ओपी सिंह साहब रुकिए, ओपी सिंह साहब रुकिए। इसी नोएडा में बैठे 40 सेक्टर में जिला हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर नहीं मिलते, बढ़िया मशीनें नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो मालिक हैं वो यहाँ पे अरबपति है, वो बिना कपड़ों के आए थे। ठीक है, रुक जाइए ओपी सिंह साहब, रुकिए, बात सुनिए। दीपक जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता की बात नहीं मान रहे, सच्चाई तो देख ही नहीं रहे। सूफी खान का एसोसिएशन के अध्यक्ष बैठे हुए, वो एक मुस्लिम है, वो खुद बता रहे हैं। एक मिनट, आप उनको बीजेपी प्रवक्ता बता रहे हैं। 3 महीने में एक बैठक होनी चाहिए। डीएम ने पिछले 3 साल से एक मीटिंग नहीं ली। अरे आप इधर उधर की बात मत करिए, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। वो है बीजेपी प्रवक्ता। अरे अपने समाज की बात करिए, आप अपने समाज की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और ये बीजेपी की बात कर तो रहे हैं, बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। कौशल साहब बोले, अरे आपके लिए कुछ हुआ ही नहीं 1947 से आज तक। ऐसा है, ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। मुस्लिम समाज की बीजेपी को एमएलसी नहीं बनाएगी, राज्यसभा नहीं बनाएगी, इनको मुसलमानों के बारे में पार्षद भी नहीं लड़ाएगी। मैं तो कहूंगा ये सोच रहे हैं कि मैं टीवी में बयान आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम समाज के, और यहाँ पे बात कर रहे हैं बीजेपी। साफ दिख रहा है कि किस तरीके से ठेकेदारी करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जो बात ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की जा रही है, किसी की कोई हिम्मत ही नहीं होती किसी के अंदर डिवाइड कराए। मुसलमानों के अंदर तो ऑलरेडी 73 फिरके बने हुए,
और वो सारे फिरके जितने भी हैं वो सिर्फ अरे पसमानदा और अशरफ मुसलमान की कौन बात कर रहा है? क्या बात कर रहे हो? अपने समाज के बारे में नहीं जानते? अशरफ कौन होते हैं, पसमानदा कौन होते हैं? आप विपक्षी दल के नेता सैयद मुगल पठान, पता आपको कुछ? आवाज को मत दबाइए। अंसारी जुलाई बुनकर आपके कौन है? वो नहीं है कुरैशी। आप मुसलमानों के ठेकेदार आपको कुछ पता ही नहीं है। आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। अरे तुम्हें एमएलसी भी नहीं बनाएंगे, पार्षद भी नहीं बनाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम मत करो यहाँ पे। अगर बात रिप्रेजेंट कर रहे हो तो मुस्लिम समाज की बात करो कि उनको शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, उनके बच्चे यादव ठेकेदार नहीं है ना मुस्लिमों के जेलों में अगर कोई बात रख रहा है तो आप उसको सुनिए। उनको केसों में डाला हुआ है, उसकी बात ही नहीं कर रहे तुम। के सामने मुसलमानों को दबा रहे हैं और आप मुसलमानों की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप रुक जाइए। ओपी सिंह साहब, दीपक जी रुकिए। ठीक है, कौसर साहब, आवाज दबाने का काम आपका है। ठीक है, दीपक जी रुक जाइए। आपने हर आदमी की विपक्ष का आवाज दबाई। दीपक जी रुक जाइए। अरे ओपी सिंह साहब रुकिए। ओपी सिंह साहब रुक जाइए। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप करके डिबेट की। अब आपके पास आता हूं, आपके पास कौसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जो ये दबाने की कोशिश, जैसा कि बता रहे कि दबाने की कोशिश की जाती है, अल्पसंख्यकों के हितों का अगर बखान करना हो तो मंच से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी वोट लेने के अलावा क्या अल्पसंख्यकों के साथ करती है, मैं वो जानना चाहता हूं। 4 बार सरकार में थे, क्या किया? अरे ओपी सिंह साहब रुकिए, आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं। कौसर साहब जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है ना कि अभी आपने साफ साफ देख लिया कि एक मुसलमान, मतलब मैं तो खैर हिंदू मुसलमान में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन धर्म से तो मैं मुसलमान हूँ और लिबास से भी मुसलमान हूँ और जबान से भी मुसलमान हूँ और मन से भी मुसलमान हूँ। एक मुसलमान अपने समाज की बात कर रहा है तो आपके सामने, पूरे देश के सामने इस तरीके से उसको किसी पार्टी के साथ जोड़ करके उसका प्रवक्ता बना दिया जा रहा है। और मालूम है आपने कितना गंदा काम किया, कितना खतरनाक काम किया। अब मैं मुसलमानों के बीच में जाऊंगा तो आपने तो प्रचार कर दिया मैं बीजेपी का आदमी हूँ, और ऐसे वो जो है ज्यादातर मुसलमान बीजेपी से नफरत का मामला रखते हैं। आपने तो हमारी जो है जान के लाले पड़वा दिए। आप अपनी सियासत के लिए किसी की जान लेने पे भी तुल गए। ये इस तरीके से आप लोगों ने डरा करके किसी पार्टी का, किसी संगठन का हुआ दिखा। अच्छा, एक बात मैं आपके जवाब से ही मैं समझना चाहूंगा कौसर साहब, एक बात मैं आपके जवाब से, रुक जाइए दीपक जी, आपके जवाब से ही समझना चाहूंगा। आपने कहा कि बीजेपी का से जुड़ा हुआ मुझे बता दिया गया तो मेरी जान के लाले पड़ जाएंगे, कैसे? अरे साहब देखिए, ये जो आबादी है मुसलमानों की, उसके अंदर इतना बीजेपी का हवा पेश किया गया है, इतना मतलब डर पेश किया गया है कि बीजेपी ऐसा कर देगी, बीजेपी ऐसा। मैं तो झेल रहा हूँ सर, मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूँ तो बीजेपी से जोड़ करके मेरा तो 3 साल से सामाजिक बहिष्कार चल रहा है। मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता हूँ। मुसलमानों के द्वारा ही मेरे ऊपर हमले किए जाते हैं, न जाने कितने हमले हो गए। और अफसोस की बात है ये बीजेपी सरकार जो राष्ट्रवाद की बात करती है, इनकी पुलिस उल्टा हम लोगों का दमन करती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। सवाल यही है कि सोशल इंजीनियरिंग से क्या 24 का हल निकलेगा, क्योंकि मुस्लिमों के वोट बैंक की बात की जाती है, अल्पसंख्यकों के मत को लेकर क्या उनके बारे में बात वाकई होती है, क्या उनके जो हक और हुकूक है उनको समाजवादी पार्टी दिलाने की कोशिश वाकई करती है? ये एक बड़ा सवाल है और ये इसका जवाब चुनाव में ही मतदाताओं के द्वारा ही दिया जाएगा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।